तो जावास्क्रिप्ट इज एन एबीसी ऑफ प्रोग्रामिंग। तो मैं बस जस्ट अपनी लैंग्वेज चेंज करनी ते उन्होंने गल समझ आना शुरू हो जाएगी। तो कौन सा बेस्ट वे है कि हम टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रह सकते हैं? न्यू कंपनीज जो है वो प्रेफर कर रही हैं कि उनकी एप्लीकेशन रिएक्ट नेटिव या फ्लटर बेस्ड बने, हाइब्रिड बेस्ड बने। उसकी रीजन सिंपल है कि कॉस्ट सेविंग हो जाती है। अगर कोई बंदा रिएक्ट नेटिव सीखना चाह रहा है, उसको डायरेक्टली रिएक्ट नेटिव पे मूव हो जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान अली है और आप देख रहे हैं इनसाइड लर्न। और आज हमें ज्वाइन किया है हमारे ब्रदर आबद अली ने, और साथ उनके मौजूद हैं मिस्टर साकिब। इनका तकरीबन मार्केट में ऐप डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 10 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है, और अभी ये यूएई बेस जो है वो कर रहे हैं, अभी जॉब कर रहे हैं। तो हम इनसे कुछ सवालात करेंगे ऐप डेवलपमेंट के रिलेटेड, कुछ मासूमाना सवालात होंगे, पूछेंगे किस तरह इन्होंने स्टार्ट लिया, कैसे इस लेवल पे आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मिस्टर आबद और साकिब का कि इन्होंने अपना कीमती टाइम हमें दिया हमारे चैनल के लिए। तो हम कुछ अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन, हम चाहते हैं कि आप खुद अपना ब्रीफ इंटरव्यू हमें दें रिलेटेड ऐप डेवलपमेंट, आपने किस तरह स्टार्टअप लिया और आपको कौन सी मुश्किलात पेश आई। थैंक यू सो मच उस्मान। मैंने स्टार्ट किया था बैक इन 2011, और जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो आई वाज लाइक मोर इनटू एंड्रॉयड एंड्रॉयड नेटिव। एक साल मैंने एंड्रॉयड नेटिव में जॉब की। उसके बाद मैंने यूनिटी 3D के अंदर स्विच कर लिया। और यूनिटी 3D के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि हम गेम्स भी बना रहे हैं और इसको एज ए ऐप बेस्ड टूल भी यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें क्रॉस प्लेटफॉर्म जो है ना वो फंक्शनैलिटी मिल जाती है। हाँ, स्टार्टअप ऐसे था कि मैं आपको ना जब हम ग्रेजुएशन हमारा हुआ तब हमने थोड़ी मार्केट की रिसर्च की, तो हमें ये पता चला कि देखें वेब डेवलपमेंट के अंदर तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोग थे। एंड्रॉयड 2010-11 में ना अभी नई नहीं थी रिलेटिवली, तो इसके अंदर जॉब्स भी काफी थी, लोग भी कम थे और सैलरीज वगैरह भी अच्छी मिल रही थी। तो फिर हमने वहीं से स्टार्ट लिया कि एक रिलेटिवली न्यू फील्ड है तो इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमने जावा सीखी, जावा फॉर मोबाइल डेवलपमेंट, ठीक है। फिर वहां से हमने स्टार्ट किया और लर्निंग भी करते रहे और साथ साथ जो है जॉब भी करते रहे। तो इट वाज रियली गुड एक्सपीरियंस। और मैं अगर अभी ये कंपेयर करूं वो लोग जो वेब डेवलपमेंट में चले गए थे, अब जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आ गए थे, तो हम उनसे काफी अच्छे रह गए थे। सिमिलरली अगर आज आपकी बात करें, आज आई गेस मोबाइल डेवलपमेंट के अंदर भी जो है ना काफी लोग हैं। अगर आज की बात करें तो आई विल नॉट रिकमेंड कि अगर किसी ने शुरू से स्टार्ट करना है तो वो डेफिनेटली मोबाइल डेवलपमेंट के अंदर है, बल्कि आई विल रिकमेंड कि वो मशीन लर्निंग के अंदर जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जाए, ब्लॉकचेन के अंदर जाए, डेवऑप्स के अंदर जाए। वो रिलेटिवली उसमें डिमांड ज्यादा है, लोग कम है और उसके अंदर सैलरीज वगैरह भी ज्यादा होती हैं। बट आई विल गिव दिस स्टेज टू साकिब भाई, he can explain you further based on his experience. जी सर। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम साकिब अली है। मैंने 2014 में ग्रेजुएशन की। उसके बाद एक स्टार्टअप के साथ मैंने काम स्टार्ट किया, जो कि बेसिकली प्रोजेक्ट बेस्ड एक स्टार्टअप था जो फ्रीलांसिंग के थ्रू प्रोजेक्ट पकड़ता था और फिर उसमें हम ऐप डेवलपमेंट करते थे। तो मैंने अपनी ऐप डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट की iOS से। सो यू नो इट वाज quite a bit of like new thing to having a MacBook and back in 2014 and doing all this stuff. So yeah, ये तो एक fascinating part था, लेकिन working on an as an iOS developer was really, you can say that it was really challenging for me because हमने यूनिवर्सिटी में कभी ऑब्जेक्टिव सी पे काम नहीं किया था, कभी जो है हमने मोबाइल एप्लीकेशन का इटसेल्फ कोर्स इस तरह नहीं पढ़ा था। बट चैलेंजिंग होने के साथ साथ जो जिस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम किया वो क्वाइट इंटरेस्टिंग थे। तो उन्हीं दिनों में स्विफ्ट लॉन्च हुई थी 2014-15 में। तो वहां से फिर हम ऑब्जेक्टिव सी से स्विफ्ट में मूव कर गए और मैंने अपना 2022 तक स्विफ्ट में ही काम करता रहा। फिर पिछले साल जो है मैं मूव हुआ हूँ एक कंपनी में जो यूएई बेस्ड है, और हम यहाँ पे हाइब्रिड एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं जो कि रिएक्ट नेटिव बेस्ड हैं, एप्लीकेशन पे यूज कर रहे हैं। तो जर्नी काफी अच्छी थी, लर्निंग काफी ज्यादा थी। और अभी अगर हम देखें तो कई ऐसी चीजें हैं जो अभी भी अवेलेबल हैं फॉर लर्निंग और हमने उस पर भी काम नहीं किया हुआ। सेकंड पार्ट अगर हम देखें कि हम क्या सजेस्ट करते हैं नए आने वालों के लिए कि वो किस फील्ड में है। जिस तरह अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं iOS डेवलपमेंट से मूव हुआ हूँ हाइब्रिड एप्लीकेशन में, तो नए आने वालों के लिए मैं यही कहूंगा कि वो ऑलवेज स्टार्ट करें हाइब्रिड एप्लीकेशन से और फिर वो मूव करें किसी स्पेसिफिक, अगर वो लेट सपोज चाहते हैं कि वो सिर्फ iOS में ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं,
तो अपने शो की बेस पे वो रखें। लेकिन अगर हम मार्केट में इस वक्त ट्रेंड देखें, मार्केट ट्रेंड जो है वो इस वक्त न्यू कंपनीज जो है वो प्रेफर कर रही हैं कि उनकी एप्लीकेशन रिएक्ट नेटिव या फ्लटर बेस्ड बने, हाइब्रिड बेस्ड बने। उसकी रीजन सिंपल है कि कॉस्ट सेविंग हो जाती है। एक ही डेवलपर आपको 2 या 3 से डिफरेंट ओएस के लिए एक एप्लीकेशन बना के दे देता है। साथ साथ कोई भी अगर ये मेरी कोई वीडियो कोई ऐसा जो स्टूडेंट सुन रहा है जो अभी अपनी लर्निंग स्टार्ट करने वाला है, तो आई वुड रिकमेंड कि जावा स्क्रिप्ट पे वो अपनी जो है ना वो एक्सपीरियंस लाजमी डेवलप करे। जावा स्क्रिप्ट को अगर मैं बात करूं तो जावा स्क्रिप्ट इज एन एबीसी ऑफ प्रोग्रामिंग। सो जिस तरह आपको इंग्लिश बोलने के लिए एबीसी आना जरूरी है, इसी तरह मैं कहूंगा कि प्रोग्रामिंग की एबीसी आपको जावा स्क्रिप्ट आनी चाहिए। उसकी रीजन ये है कि जावा स्क्रिप्ट आप बैकएंड में यूज कर सकते हैं, फ्रंट एंड में यूज कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, किसी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। आप विद इन 1 ईयर, विद इन 1.5 ईयर आप अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं और आप अच्छी पोजीशन पे जा सकते हैं। आप That's it from my सब side. कुछ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स तो हुए होंगे जब आपने मार्केट में एंटर किया, तो बहुत सारे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट आते हैं जिसमें कोई बंदा देख के ना एक बार हैरान हो जाता है कि यार ये तो काम किया नहीं। तो आपने उन चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स को कैसे फेस किया? जब आप किसी कंपनी में चले जाते हैं ना, तो लेट सपोज जिस तरह मैंने एक कंपनी ज्वाइन की थी, तो वहां पे 2 से 3 डेवलपर थे iOS के हम लोग। तो नो डाउट हमें टाइम भी लगता था चीजों को करने में। हम फिर कोलैबोरेशन के साथ काम करते थे, फिर एक दूसरे के एक्सपीरियंस से लर्न करते थे। प्रॉब्लम को इस तरह मतलब हम डिवाइड करते थे कि अगर कोई हमारे पास प्रॉब्लम आई है, उसको हमने किस तरह रिजॉल्व करना है, किस तरह सॉल्व करना है, तो हम उसको डिवाइड करते थे और हर एक के ऊपर जिम्मेदारी, यानी आप कहते हैं डिवाइड करते थे कि वो एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में रिसर्च करे। एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था जिसमें हमने वीडियो एडिटिंग टूल के ऊपर काम करना था। तो उसमें काम से ज्यादा रिसर्च काफी ज्यादा थी, जिसमें हमने पूरी इमेज प्रोसेसिंग और वीडियो प्रोसेसिंग के टूल्स को अंडरस्टैंड करना था। तो जब आप किसी टीम में काम कर रहे होते हैं तो आपको अपने कोलीग्स की काफी हेल्प मिलती है। तो इसकी वजह से वो हमने चीजें ओवरकम कर ली थी। और फिर लेटेस्ट स्टेज में आके अच्छी मतलब यानी आप कह लें काफी रिनाउंड किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस में पाकिस्तान में काम करने का मौका मिला, काफी बड़ी बड़ी हैं, और वो ऐसे टूल्स और टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही हैं जो शायद पाकिस्तान में हार्डली 1% लोग भी उस पे काम नहीं कर रहे होंगे। तो अब एक थोड़ा सा ना मासूमाना टाइप सवाल है कि जब कोई बंदा कोई भी टेक्नोलॉजी लर्न करता है या सीखता है, तो इसको क्या जी करना जी। होता है कि टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रहना लाजमी होता है। तो हाँ हाँ कौन सा बेस्ट वे है कि हम टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रह सकते हैं, और कौन सा इजी वे है, क्योंकि आपने तो काफी रिसर्च की होगी इसके ऊपर, तो किस जी तरह का? जी। तो सही, सबसे पहले आपने देखना है कि अगर आपको बेस स्टोन मिल गया है जिसकी बेस पे आपने अपना बेसिक डेवलप कर लिया है, उसके बाद आपने 2 से 3 चीजों को देखना होता है। जिस तरह अगर मैं अपनी बात करूं, iOS डेवलपमेंट में हम हर साल WWDC को फॉलो करते थे। हर साल उनका जब जब भी इवेंट आता था, जो जो नई टेक्नोलॉजीज आती थी उनको फॉलो करते थे। फिर क्या होता था, जब वो टेक्नोलॉजीज आती थी, कुछ पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल्स और उनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को हमने फॉलो किया हुआ था। वो लोग क्या करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं नई टेक्नोलॉजी के ऊपर और अपनी एक्सपीरियंस के ऊपर वो वीडियोस बनाते हैं। तो वो जिस तरह अब हम लेट से वो बात करते हैं, हम टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं रील्स, फेसबुक, इन सब चीजों पे। तो मेरा ट्रेंड ये बन गया था कि मैं रील्स की बजाय उन वीडियोस को देखता था जिसमें वो टेक्नोलॉजी की नई नई चीजों को बता रहे होते थे। तो ये एक अच्छा रिसोर्स पार्ट है कि आप चंद पर्टिकुलर चैनल रख लें पर्टिकुलर लैंग्वेज से रिलेटेड, जो कि नई टेक्नोलॉजीज के बारे में बता रहे होते हैं, और वो काफी प्रिसाइज होती हैं और काफी टू द पॉइंट होती हैं। लेट्स सपोज जिस तरह अगर हम बात करें, भी iOS 16 आ रहा है और उससे रिलेटेड नई चीजें आ रही हैं, तो यूट्यूब पे कई अच्छे चैनल्स हैं जिन्होंने बड़ी प्रिसाइज वेज में वो बता भी दिए हैं कि WWDC में क्या क्या अनाउंस हुआ है, और उसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट्स एप्लीकेशन भी लॉन्च कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आप उनके गिटहब को भी फॉलो करें। गिटहब पेजेस जो होते हैं, वहां पे वो जितनी एप्लीकेशन जो बनाते हैं उनके सोर्स कोड को वहां पे रख देते हैं, तो आप वो फॉर्क करके अपने साथ उनके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। ये जनरल रूल है किसी भी लैंग्वेज के ऊपर। जावा की ले लें आप, iOS की कोई भी लैंग्वेज ले लें, या वेब की कोई भी लैंग्वेज ले लें। आपने मेन कॉन्फ्रेंसेस को देखना है कि कौन कौन सी हो रही हैं, फिर उनसे रिलेटेड अच्छे स्पीकर जो हैं उनके यूट्यूब चैनल्स को देखना है। आप इसमें वेब ऐप डेवलपमेंट के कैरियर कैसे इन फ्यूचर कैसे देखते हैं, कि जो अभी इस वक्त ऐप डेवलपमेंट कर रहा है जावा के ऊपर या कोटलिन के ऊपर,
क्या उसको जी आगे जी। मूव होना चाहिए किसी और एडवांस टेक्नोलॉजी में? अगर होना चाहिए तो कौन सी वो ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी जिस पे उसको मूव होना चाहिए? तो मैं बेसिकली मोबाइल डेवलपमेंट को ना एज एन फ्रंट एंड इंजीनियर कंसीडर करता हूँ, कि वो एक सिंपल फ्रंट एंड डेवलपर है, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड कि उसको फुल स्टैक डेवलपर होना चाहिए। ये सबसे पहला बेसिक स्टेप है, जिसमें वो फुल स्टैक डेवलपर बन के बैकएंड को भी सीखे। यानी वो अपनी एपीआईज जो उसने उस एप्लीकेशन के लिए बनानी है वो खुद लिखे, या एटलीस्ट वो उसमें कंट्रीब्यूट कर सके कि यार अच्छा ये एपीआई को इस तरह हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ये पहला स्टेप है अपने कंफर्ट जोन से निकलने का, कि आप एटलीस्ट जो है ना बैकएंड के ऊपर जाएं। फिर जिस तरह हमारे साथ आबिद भाई थे, उन्होंने बात की थी कि आप डेवऑप्स का नया जो है ना बहुत कॉन्सेप्ट आ गया हुआ है। डेवऑप्स इट्स लाइक अ मैंडेटरी जॉब फॉर एनी गुड कंपनी, कि उसको फुल टाइम एक डेवऑप्स इंजीनियर अपने पास रखना पड़ता है। तो जब आप बैकएंड डेवलपमेंट में घुसते हैं, फिर उसकी आपने किस तरह स्केलिंग करनी है, वो किस तरह लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, वो सारी चीज फिर उसमें आ जाती है। तो पहला स्टेप है कि आप फ्रंट एंड से बैक एंड की तरफ मूव करें, फिर डेवऑप्स को अपने साथ इंक्लूड करें, और फिर इवेंचुअली। जी जी। डेवऑप्स भी सेम एज ए ऐप डेवलपमेंट है? डेवऑप्स इट्स मोर लाइक देखिए जिस तरह एक फैक्ट्री में गाड़ियां कंबाइन होती हैं, उसके पुर्जे जो हैं वो बनते हैं और वो एक जगह असम्बल होती हैं। असम्बल अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अब आप ये कह लें कि जिसने उसका इंजन बनाया है, वो एक आप कह लें कि उसने प्रॉपर प्रोग्रामिंग करके इंजन बना दिया है, बहुत अच्छा। लेकिन इंजन इटसेल्फ कुछ नहीं करेगा अनटिल अनलेस कि वो किसी अच्छी बॉडी में फिक्स हो, और वो क्या हो, प्रॉपर तरीके से असम्बल हुआ हो, तो वो फिर अच्छी परफॉर्मेंस दे सकेगा, एक अच्छी प्रोडक्ट बन के निकल सकती है। तो डेवऑप्स बेसिकली आपने एक ऐप बना दिया, आपने कोई बैकएंड बना दिया, आपने कोई फ्रंट एंड बना दिया है, लेकिन अगर वो लोगों तक ही सही तरीके से नहीं पहुंच रहा, यानी उसका पेज लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा है, एपीआई रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज्यादा है, तो उसका फायदा ही नहीं है, लोग उसको यूज करना छोड़ देंगे। तो डेवऑप्स का काम यह है कि जिस तरह अगर कोई बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, लेट्स सपोज दराज की अगर हम बात करते हैं, दराज पे एक सेल लगती है 14 अगस्त की, जिस तरह अगर सेल लगेगी, तो उस टाइम पे एक ही टाइम पे 10 लाख या 1 करोड़ लोग उस वेबसाइट को यूज कर रहे होंगे। तो 1 करोड़ लोगों का एक्सपीरियंस सेम होना चाहिए, उनको कोई लेटेंसी फील ना हो, उनको कोई डाउन टाइम ना मिले। तो इस चीज को यानी इंश्योर करने के लिए जो इंजीनियर्स होते हैं वो डेवऑप्स के होते हैं। ठीक है। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हम रेटिंग की बात करें, ऐप डेवलपमेंट, फ्लटर, और जो हमारे पास रिएक्ट नेटिव अभी चल रही है, क्योंकि रिएक्ट नेटिव का हम जी बहुत सुना हुआ अभी तक, बहुत ज्यादा ना उसकी एडवांसमेंट आती जा रही है। तो आप जी इसमें जी। 5 में से किन को रेटिंग देंगे ज्यादा? कौन सी आपके लिए ज्यादा, और किसके ऊपर ना डायरेक्टली, कि अगर कोई बंदा रिएक्ट नेटिव सीखना चाह रहा है उसको डायरेक्टली रिएक्ट नेटिव पे मूव हो जाना चाहिए? जी, जिस तरह मैंने कहा ना कि मैं जावास्क्रिप्ट को काफी सपोर्ट करूंगा, कि जावास्क्रिप्ट इंसान को एज अ सबसे बेसिक लैंग्वेज सीखनी चाहिए। तो अगर जिसने जावा से सीख लिया ना, तो उसके लिए रिएक्ट नेटिव जो है ना सेकंड स्टेप बन जाएगा सीखना, क्योंकि उसको जावा के कोर कॉन्सेप्ट आते हैं, और रिएक्ट नेटिव के साथ साथ उसको फ्रंट एंड का रिएक्ट जेएस पे भी काम आ जाएगा। तो इट्स जस्ट अनदर फ्रेमवर्क ओवर द जावास्क्रिप्ट। फ्लटर, अब चूंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है फ्लटर डेवलपमेंट पे, लेकिन बहुत सी कंपनी फ्लटर पे काम कर रही है, और उनका बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस है फ्लटर के साथ काम करते हुए। तो आई वुड रिकमेंड किसी एक पे काम स्टार्ट कर दें। ठीक है। अब ये डिसाइड ना कर, प्रोज एंड कॉन्स पे लगे रहेंगे तो आप किसी पे भी काम स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है। एटलीस्ट किसी एक पे काम स्टार्ट कर दें, आपको ऑन द वे पता लग जाएगा कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या मुझे स्विच करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर आपने लेट्स सपोज फ्लटर सीखना स्टार्ट कर दिया है, और ऑन द गो आपको पता लगा कि मुझे रिएक्ट नेटिव भी सीखना चाहिए, तो आपको मोबाइल एप्लीकेशन का सारा पर्सपेक्टिव आ गया होगा। उस पर्सपेक्टिव की गेंद पे बस जस्ट आपने लैंग्वेज चेंज करनी है। ठीक है। इट्स सिमिलर, जिस तरह हम बात कर रहे हैं, बात करते हुए मैं आपको कुछ सारी चीजें उर्दू में समझा पा रहा हूँ, सडनली एक बंदा आ जाता है उसको पंजाबी आती है, तो मैं बस जस्ट अपनी लैंग्वेज चेंज करनी थे, उन्होंने गल समझ आना शुरू हो जाएगी। ठीक तो है। इस तरह होगा सारा। यानी कि अगर देखा जाए तो स्टार्टअप बहुत जरूरी है, जिस फील्ड में भी चले जाएं। जी, रिएक्ट नेटिव या फ्लटर किसी एक पे भी आप स्टार्ट करते हैं एटलीस्ट। ठीक है। अगर इसका बेसिक स्टेप ले लें तो इसका मतलब दूसरी टेक्नोलॉजी पे जब आप मूवमेंट करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगी और हम बहुत इजी वे में कर सकेंगे। इजी भी वे में क्योंकि आपको पैराडाइम समझ आ जाएगा ना, कि मोबाइल एप्लीकेशन के पैराडाइम क्या है, वेब एप्लीकेशन के पैराडाइम क्या है। थैंक यू साकिब भाई, आपने अपना कीमती टाइम दिया। इंशाल्लाह मेरे थैंक यू। चैनल पे देखेंगे और इंशाल्लाह अपना एक्सपीरियंस वगैरह गेन करेंगे।
थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह। आपने इतना जो है वो कीमती टाइम हमारे चैनल के लिए दिया।